हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट केमिकल दैट इज एंटी माइक्रोबियल्स। वी आर डन अप टू एंटी मलेरियल्स। तो देखो, एंटी माइक्रोबियल्स, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब से बना एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, माइक्रोबियल। एंटी टू माइक्रोब्स, तो वो मेडिसिन जो माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स वो होते हैं विच कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आईज। आप इनको आमने सामने नहीं देख सकते, नेकेड आईज के साथ इनको नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हाउ स्मॉल दे आर। तो माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आते हैं, बट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज इन एनिमल्स। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर के अंदर भी कितनी सारी बीमारियां लगती हैं, फंगल, बैक्टीरियल, इवन प्लांट्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, देन हमारी क्रॉप्स को। तो ये जो माइक्रोब्स हैं, हम तो चलो हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, उन्हीं केमिकल्स की बात करेंगे जो हम ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के ऊपर यूज करने वाले हैं। तो दीज माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे मे बी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, फंजाई हो सकते हैं। बहुत से लोगों को बरसात में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है ना, इन बिटवीन योर फिंगर्स ऑफ योर फुट, ठीक है। देन अगर आप गीले कपड़े पहन लेते हो, जगह जगह खारिश हो जाती है, तो दैट इज फंगल इन्फेक्शन। बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा रहती है। देन आपको पता है वायरल फीवर, ठीक। तो वायरल फीवर, उसके लिए वायरस के अगेंस्ट जो मेडिसिन होंगी, एंटीवायरल्स, ठीक है। तो इनको एंटी माइक्रोबियल्स बोलते हैं, उन केमिकल सब्सटेंसेस को विच आर यूज्ड टू क्योर इन्फेक्शंस ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। तो अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, बैक्टीरिया, ठीक है, इनको खत्म करना है, तो जितने भी हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं उनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। एंटीबायोटिक्स, दे आर एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक का क्या काम था? एंटीसेप्टिक्स ये भी क्या काम करते हैं? दे अरेस्ट और किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक मैंने और नाम लिखा था, डिसइंफेक्टेंट। दोनों का काम सेम है, तीनों का रादर, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, तीनों का काम एक जैसा। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, ये भी और ये भी। तो ये तीनों ब्रॉडली हम किसके अंदर स्टडी कर सकते हैं? एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है। कोलेक्टिवली दे आर एंटी माइक्रोबियल्स। अच्छा, एक तो ये इनकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो इनकी एक्टिविटी के बेस पे, जिस तरह का ये इनका मोड ऑफ एक्शन है, तो हम इनको क्लासिफाई करते हैं तीन तरीकों से। इनकी क्लासिफिकेशन हम करेंगे। एक है बैक्टीरिसाइडल, राइट। दूसरी एंटीमाइक्रोबियल्स हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंड यस इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर, तीन क्लासेस हैं। ये वो मेडिसिन हैं, बैक्टीरिसाइडल आर मेडिसिन, साइडल मतलब खत्म कर देना, ठीक है, आर मेडिसिन यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब स्टिल, रोक देना। तो दीज आर मेडिसिन यूज्ड टू अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ग्रोथ को अरेस्ट कर लिया, रोक दिया। ओके, अब ये जो इम्यूनिटी बूस्टर है, ना तो ये मारेंगे ना इनको, इनकी ग्रोथ को ये रोकेंगे। दे विल इंप्रूव इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी एंड make it fit to fight against microbes। अभी जैसे कोविड-19 की हम बात करें तो एक ही बात करते हैं, इंप्रूव योर इम्यूनिटी, टेक एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी खाइए, आंवला खाइए, राइट। तो वो चीजें खाओ जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो।
तो वो काम कौन करते हैं? एंटीमाइक्रोबियल्स, एंड इट कैन बी एनी मेडिसिन। ठीक है, अब कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये रहे आपके बहुत सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस। सबसे पहले देखो सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। मैंने इन द वेरी बिगनिंग आपको बताया था कि इट इज अ वेरी इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड, और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं तो दे आर यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, हम एंटीमाइक्रोबियल्स की बात कर रहे हैं। देन देयर आर मेनी एंटीवायरल ड्रग्स जो वायरस से होने वाली बीमारियों को दूर करता है, जैसे हमारे पास है एसिक्लोविर, रिबावायरिन एंड इंटरफेरॉन्स। इसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन मार्क क्वेश्चन, सेल्वर्जोन। इट वाज द फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल एंड स्पेशली इट वाज एंटीबैक्टीरियल। एंटीमाइक्रोबियल है लेकिन है क्या? इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। और किसके लिए इसको यूज करते थे? इट वाज यूज्ड टू ट्रीट सिफिलिस। सिफिलिस इज अ स्किन डिजीज एंड बाय पॉल एरलिक ही डिस्कवर्ड दिस। ओके, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स थे, सभी के लिए इफेक्टिव नहीं था। तो क्या किया गया? सेल्वर्जोन, इट वाज मॉडिफाइड, modification of salvarsan, it is prontosil. Nowadays we are using antibacterial prontosil. Then various antibiotics, जितने भी antibiotics हैं all are antimicrobials. पेंसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सोफ्रामाइसिन, जितनी तरह की एंटीबायोटिक्स को आप जानते हो, क्योंकि एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट यूज करोगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन, पेंसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, ओफ्लॉक्सासिन, आगे हम एंटीबायोटिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, अब देखो सल्फा ड्रग्स, सल्फोनामाइड और उसके डेरिवेटिव्स, इनके काम देखना। अगर हमारे पास है सल्फापिरिडिन, इट इज यूज्ड टू क्योर न्यूमोनिया। देन सल्फाडायाजिन, निमोनिया, यूटीआई जिसको हम बोल देते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है जो कॉमन टॉयलेट यूज करने से हो जाती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। देन ड्यूरिंग डायसेंट्रीज। इसके बाद सल्फाथायाजोल, ब्यूबोनिक प्लेग, प्लेग फैलता है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। बहुत से लोग सल्फा ड्रग के लिए सेंसिटिव होते हैं, उनकी बॉडी में जाके इसकी वजह से एलर्जी हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जरूरी नहीं है कि एक मेडिसिन जो एक के लिए सही है, इफेक्टिव है, दूसरे को भी होगी, इट विल नॉट बी। तो जब भी आप डॉक्टर से सल्फा ड्रग लेते हो, जिनको पता है दैट आई एम सेंसिटिव टू दिस ड्रग, तो डॉक्टर को बता देना चाहिए, एडवांस में ही मेडिकल प्रैक्टिशनर को बता देना चाहिए कि आई एम एलर्जिक टू दीज ड्रग्स, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी टू फर्टाइल है ना, एंटी फर्टिलिटी। तो पहले अगर हमें फर्टिलिटी का पता हो तो हम एंटी की बात कर सकते हैं। हम किस चीज को फर्टाइल बोलेंगे? इफ अ फीमेल इज कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू अ यंग वन, ठीक है, इट मीन्स शी कैन कैरी आउट प्रेगनेंसी, तो दैट इज फर्टाइल। हम बात कर रहे हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, तो वो ड्रग्स जो फर्टिलिटी मतलब जो प्रेगनेंसी को रोक देंगे, those chemicals are known as anti-fertility drugs. These are the chemical substances used to control the pregnancy. Pregnancy नहीं होनी चाहिए, तो वो chemicals को हम क्या बोलेंगे? Anti-fertility drugs. तो population control के लिए these drugs are very very important. इनको हम normally क्या बोलते हैं? Anti-fertility drugs. These are taken orally. इनको खाया जाता है. So these are known as oral कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देखो कॉन्ट्रासेप्टिव इट्स अ जनरल टर्म जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, जो प्रेगनेंसी कंट्रोल के लिए कोई भी चीज हम यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव, मेल्स कैन यूज डिफरेंट थिंग, देन देयर इज कॉपर टी, मेनी थिंग्स आर इन मार्केट। लेकिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दीज आर पिल्स, गोलियां हैं जिनको खाया जाता है। तो बेसिकली हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। और इन एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का मेन एम क्या है? इनका बेसिक एम इज टू प्रिवेंट कंसेप्शन और फर्टिलाइजेशन। या तो कंसेप्शन को रोकना है या फर्टिलाइजेशन को। देखिए,
At the time of fertilization, there is an egg, right? और egg जो है that comes from female, और male से आएगा sperm, right? It will reach here, दोनों fertilize होंगे and life will start. Fertilization हो गई means कंसेप्शन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, देन वो यूट्रस के अंदर वो छोटा सा सेल प्लांट हो जाएगा, देन 9 मंथ के लिए वो प्रेगनेंसी कैरी ओवर हो जाएगी. लेकिन ये मेडिसिन क्या करेगी, इस काम को नहीं होने देगी. देयर विल नो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन. द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड एग, इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज करेगा, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और वो मेडिसिन जो इसके बीच में आ जाए, इनको यहां तक पहुंचने ही ना दे, दैट इज द फंक्शन ऑफ एंटी फर्टिलिटी ड्रग. दैट इज द फंक्शन ऑफ एंटी फर्टिलिटी ड्रग. ओके, अब देखो बेसिक 2 हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन. These are the basic female hormones, female sex hormones. It is responsible for normal functioning of sex organs, normal functioning, ठीक है, and it is required for the maintenance of pregnancy. ये प्रेगनेंसी के फुल पीरियड को मेंटेन करता है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ ऑफ चाइल्ड तक. तो किसी तरीके से अगर इस हार्मोन का काम रोक दिया जाए, अगर इस हार्मोन का हम कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट बनाएं कि जब ये हार्मोन इस रिसेप्टर के पास गया, अगर ये यहां पहुंच जाता है, ये हार्मोन है नॉर्मल प्रोजेस्टेरॉन, अगर ये हार्मोन जहां पहुंच गया तो प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी. लेकिन उससे पहले हमने एंटी फर्टिलिटी ड्रग दी जो बिल्कुल इसी की शक्ल की है, उसने जाके ये जगह कवर कर ली, लेकिन इसकी शक्ल मिलती है, काम नहीं मिलता उसके साथ. ये अगर पहुंच जाता तो देयर विल बी प्रेगनेंसी, लेकिन ये पहुंच गया तो मैसेज पास नहीं होगा, देयर विल बी नो प्रेगनेंसी. तो मार्केट के अंदर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, जितनी भी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैं, मोस्टली क्योंकि इनका स्ट्रक्चर होता है स्टीरॉयड जैसा, तो दे आर सिंथेटिक स्टीरॉयड्स. सिंथेटिक स्टीरॉयड्स जिनको दिया जाता है इन ऑर्डर टू अवॉइड और प्रिवेंट प्रेगनेंसी. हम कुछ एग्जांपल्स नोट करेंगे जो बहुत ही कॉमन है. नाउ हैव अ लुक ऑन वेरियस एग्जांपल्स ऑफ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स. तो बेसिकली हमें फंक्शन रोकना है एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन का. तो दे आर द मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स, ठीक है. और मेन डेरिवेटिव्स कौन है, नॉरएथेंड्रोन एंड इथेनाइल स्टेरिडोल. ये 2 हैं. ये है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और इथाइनाइल स्टेरिडोल, इट इज एस्ट्रोजन, राइट. तो बेसिकली यही दोनों मेडिसिन रहती हैं. तो इसमें से नॉरएथेंड्रोन का काम क्या है, इट इज अ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन टू सप्रेस ओवुलेशन. ओवुलेशन का मतलब शेडिंग ऑफ एग, शेडिंग ऑफ एग. ये एग की फॉर्मेशन को रोक देता है, एग ही नहीं बनने देता. जब एग ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगी, है ना. तो कितना इफेक्टिव ये मेडिसिन है. ये प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन को इसने रोक दिया, मींस प्रोजेस्टेरॉन इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेडिंग ऑफ एग, कि एग बनेगा, ठीक है. तो ये एग बनने ही नहीं देता, तो उस तरीके से एंटी फर्टिलिटी ड्रग का काम हो गया. अब दूसरा एग्जांपल देखो, मार्केट में इसका ट्रेड नेम है नोवेस्ट्रॉल. नोवेस्ट्रॉल केमिकली इज सिंथेटिक एस्ट्रोजन और उसका नाम है इथेनाइल स्टेरिडोल. और ये क्या काम करता है, इट इज डेरिवेटिव ऑफ एस्ट्रोजन एंड इट वर्क्स इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन का ही काम है कि फर्टिलाइजेशन होने से ये रोकेगा. देन देयर इज मेफ्रिस्टोन, इट इज सिंथेटिक स्टीरॉयड. मैंने आपको बताया था फीमेल सेक्स हार्मोन्स का स्ट्रक्चर होता है स्टीरॉयड जैसा, स्टीरॉयडल न्यूक्लियस रहेगा इनका. तो ये सिंथेटिक स्टीरॉयड जो मार्केट के अंदर लेबोरेटरी के अंदर बनी और मेडिसिन बना के मार्केट के अंदर भेज दी गई, मेफ्रिस्टोन, इट इज सिंथेटिक स्टीरॉयड. और ये क्या करता है,
प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है। मैंने बताया था ना, उसको रिसेप्टर तक जाने ही नहीं देगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन को अपना काम नहीं करने देगा। और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये जो मेफ्रिस्टोन है, इट इज नोन एज मॉर्निंग आफ्टर पिल, दे यूज टू टेक इन द मॉर्निंग। देन देयर इज ormeloxifene. There is ormeloxifene. This is Indian medicine. सहेली, आपने टीवी में एड देखा होगा। और ये मेडिसिन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में ही प्रिपेयर हुई थी, वहीं पे टेस्टेड थी, एंड इट इज द ओनली इफेक्टिव नॉन स्टीरॉयडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन स्टीरॉयडल एंटी फर्टिलिटी ड्रग। इसी तरीके से हमारे पास है मेस्ट्रोनॉल। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सिंथेटिक एस्ट्रोजन। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग ormeloxifene, ये हो गया मेस्ट्रोनॉल, इट इज सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स। जैसे हमने बाकियों को पढ़ा, नोवेस्ट्रॉल था, उसी तरीके से मेस्ट्रोनॉल। ठीक है, मैं यहां कर देती हूं, दोनों ही सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स हैं। मेस्ट्रोनॉल, ये जो ormeloxifene है, इट रिमेन्स इन बॉडी फॉर 170 आवर्स। तो इट इज गिवन इन वीकली डोज। दिस इज गिवन इन वीकली डोज। कौन? सहेली। हफ्ते में एक बार खानी होती है और इसका किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। इट इज हैविंग जीरो साइड इफेक्ट। इट इज टेस्टेड एंड फाउंड करेक्ट, जीरो साइड इफेक्ट, वीकली डोज एंड नॉन स्टीरॉयडल। इसका साइड इफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये नॉन स्टीरॉयडल है। स्टीरॉयड जैसी होती तो बॉडी के अंदर कोई ना कोई साइड इफेक्ट ये जरूर क्रिएट करती। तो दीज वर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। नेक्स्ट केमिकल इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर इज एंटासिड्स, मीन्स एंटी टू एसिड। यही मतलब हुआ इसका। एंटासिड मीन्स एंटी टू एसिड। Which acid they are talking about? कौन सा एसिड? Is it in laboratory of your school? No. देखिए, हमारा हमारे स्टमक का टोटल वॉल्यूम, हम कहते हैं ना कि पेट में एसिड होता है। देयर इज एन एसिड इन आवर स्टमक। कौन से वाला? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देयर इज प्रेजेंट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर इसका वॉल्यूम रहता है 2200 ml। दिस इज द फर्स्ट वन मार्क क्वेश्चन। नॉर्मल ह्यूमन बींग के अंदर एसिड की कितनी प्रोडक्शन होती है? दैट इज 2200 ml। अगली बात, पीएच इन स्टमक, इट रेंजेस बिटवीन 1.5 to 3.5। ये पीएच का रेंज रहता है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब हम जिस तरह का खाना खाते हैं उसकी वजह से हमारे अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ने का मतलब उसकी पीएच डिक्रीज हो जाती है। आपको याद होगा, पीएच 0 से लेके हम 14 तक अगर लेते हैं, 1 to 14, सेंटर में आया 7 इज न्यूट्रल। न्यूट्रल से जितना इधर को जाओगे एसिडिक नेचर बढ़ती जाती है, न्यूट्रल से राइट को जितना जाओगे बेसिक नेचर बढ़ती जाएगी। इन जनरल व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसका चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, पीएच वाला चैप्टर आप देख सकते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम। वेल, पीएच अगर कम हो गई, इफ pH is less than 1.5, तो एसिडिटी बढ़ गई, एसिडिटी इंक्रीजेस। एंड इफ pH it is greater than 3.5, तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। तो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक क्या है? जो pH 1.5 से नीचे आएगी, हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन इज व्हेन pH will come down from 1.5, 1.4 हो जाए, 1 हो जाए। तो उस सिचुएशन में क्या होना शुरू हो जाता है? हमें कैसे पता चलता है कि हमें एसिडिटी हो गई?
आप में से बहुत से बच्चों ने इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा। कई बार होता है ज्यादा खाना खा लेते हैं, हम सैर नहीं करते हैं, बैठ जाते हैं, तो इस एरिया में ऐसे जलन सी होती है, ठीक है, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे जलन सी आती है, उसे हम बोलते हैं हार्ट बर्न्स। लेकिन एक्चुअली वो हमारा हार्ट थोड़ी ना बर्न कर रहा होता है, वो तो अंदर एसिड गिरा, एसिड की वजह से वो धीरे धीरे ऐसे गैस्ट्रिक ऊपर को आता है, गैस्ट्रिक हो जाता है, और वो जो गैस यहाँ पे बनती है इस एरिया में स्टमक के अंदर, कई बार ऐसे ब्रेन को चढ़ती है, इट लीड्स टू सीवियर हेडेक। बहुत से लोगों को इससे वॉमिटिंग्स आती हैं, वॉमिट करेंगे तभी वो ठीक होंगे, वॉमिट करेंगे तो वो जो इनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाएगा, तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है। खट्टे डकार आते हैं, तो इनडाइजेशन, एसिडिटी, हार्ट बर्न्स एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स। कई बार इतना ज्यादा हम स्पाइसी खाना खाते हैं कि ऊपर से एसिड गिरा, तो अंदर जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग है उसमें अल्सर्स हो जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। एसिड तो एसिड है, इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, अगर उसकी पीएच 1.5 से 3.5 के बीच में है, इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एसिड, इतना भी ज्यादा डाइल्यूट नहीं है, तो इट मे लीड टू अल्सर्स, तो दैट विल डेफिनेटली क्रिएट प्रॉब्लम। तो द केमिकल सब्सटेंसेस विच न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, ये जो एक्स्ट्रा एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस हम देते हैं इन द गैस्ट्रिक जूसेस एंड गिव रिलीफ फ्रॉम एसिड इंडाइजेशन, हार्ट बर्न्स एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स आर नोन एज एंटासिड्स। सबसे कॉमन, अब ये तो एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेस। तो देखिए बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे ही आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे इट विल फॉर्म बेस, राइट। देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। दिस इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देन एल्यूमिनियम फॉस्फेट, देखो दोनों के ऊपर +3 इधर -3, दिस इज एल्यूमिनियम फॉस्फेट, AlPO4, ओके। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो एंटासिड, क्योंकि जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में ऐड करोगे इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स एंड दीज आर द बेस्ट एंटासिड्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसके अलावा ये तो हम जनरल सॉल्ट्स बता रहे हैं कि इनसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। सिंथेटिक ड्रग्स, मार्केट के अंदर सिंथेटिक ड्रग्स हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो एंटासिड्स हैं, डॉक्टर बोलता है जब भी आप अपने घर में पूछना आपके मदर, फादर, दादा, दादी, उनको जो भी मेडिसिन डॉक्टर देता है एक गोली वो देता है सुबह खाने के लिए खाली पेट। वो कैप्सूल भी हो सकता है, वो टैबलेट भी हो सकती है। कैप्सूल भी होगा तो पेंटाप्रोजोल का होगा, ठीक है, गैस्ट्रिक को रोकने के लिए, क्योंकि जो मेडिसिन दी जाएगी दैट विल ऑल्सो लीड टू गैस्ट्रिक, मेडिसिन से भी गैस्ट्रिक होगा, गैस हो जाएगी, तो उसको रोकने के लिए एंटासिड डॉक्टर साथ में देता है कि पहले ये जी आपको खाली पेट खाने वाली दवाई खानी है, उसके बाद आपको बाकी मेडिसिन लेनी है, ठीक है। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, रेंटिडीन है, ओमेप्राजोल है, पेंटाप्रोजोल है, देन लेंसाप्राजोल है, सिमेटिडीन है। ये जो रेंटिडीन है इट इज ज़ेंटैक, ये आपने अपने घरों में देखा होगा, बहुत कॉमन सी मेडिसिन है, इसको आपने देखा होगा। ओके, मेरे पास एक मेडिसिन है, मैं आपको दिखाती हूँ। यस, आई एम हैविंग पेंटाप्रोजोल, दिस इज पेंटाप्रोजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट। आप देख लीजिए, पेंटाप्रोजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट। तो जिसको भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है आप इसको यूज़ कर सकते हैं खाली पेट। जब आप सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, तो आपको ये वाली छोटी सी टैबलेट लेनी पड़ती है और पूरा दिन आपको गैस्ट्रिक की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा वन मोर थिंग, मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल है, यस, इनो। असर दिखाए सिर्फ 6 सेकंड के अंदर, डेफिनेटली इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। सच में 6 सेकंड के अंदर ही ये काम दिखाना शुरू कर देती है। और लेट मी ट्राई टू शो यू इट्स कंपोजिशन। आप देख सकते हो इसकी कंपोजिशन। तो इट इज़ आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो उसमें उन्होंने हिंदी में लिखे हुए हैं। तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड
and sodium carbonate. This is combination of sodium bicarbonate, citric acid and sodium carbonate. इसके अलावा आपके घरों में एक और मेडिसिन है जो आपके पेरेंट्स या दादा दादी कोई भी फैमिली मेंबर यूज करता होगा, डाइजीन. यस, डाइजीन टैबलेट्स में भी आती है, डाइजीन सिरप में भी आते हैं, बच्चों को भी दिया जाता है, बड़ों को भी दिया जाता है. तो व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट? वैसे तो आप अगर आपके घर में है तो उसकी बॉटल से नोट करें तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड. तो उसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन सोमैथिकोन एंड सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज. इट्स अ टंग ट्विस्टर. सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, ये एक ही भाई साहब हैं. सोडियम मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, अदरवाइज और लंबा हो जाता है नाम. तो ये थे अलग अलग एंटासिड्स. एक और आपको मैं बात बताती हूँ, लेमन वाटर, नींबू. नींबू के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, बट इट हैज अ वेरी गुड क्वालिटी. जब आप उसको पानी में ऐड कर देते हो, आप उसको डाइल्यूट कर देते हो, इट विल हेल्प टू कंट्रोल एसिडिटी इन योर स्टमक. सिट्रिक एसिड आप देख लीजिए, इधर भी इनो के अंदर भी सिट्रिक एसिड यूज हुआ है. तो सिट्रिक एसिड इट कंट्रोल्स acidity in your stomach and lemon, नींबू is the best source of citric acid. तो जब भी एसिडिटी हो, आप चाहते हैं केमिकल नहीं खाना है, तो एक गिलास पानी लीजिए, ल्यूक वार्म सा वाटर लीजिए, उसमें नींबू निचोड़िए, कोई जरूरत नहीं है चीनी नमक डालने की, और उसको पी जाइए. इट विल ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल एसिडिटी एंड एक्ट एज अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव एंटीएसिड. तो नेक्स्ट बात करते हैं एंटीबायोटिक्स. नेक्स्ट केमिकल in chemicals in medicine is antibiotics. देखिए, anti to biotics. Now what is biotics? Bio means living. तो ये कोई ना कोई ऐसा केमिकल है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एंटी हम यूज करने वाले हैं. अब देखो, इसमें दोनों ही चीजें, होस्ट और जो उसके ऊपर अटैक करने वाला है, अटैकर, दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. तो एंटीबायोटिक्स प्रीवियस टाइम्स के अंदर किस तरीके से बनाते थे? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सर्टेन एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन फ्रेंडली एनिमल्स के अंदर ग्रो करवाते थे. जब उनकी ग्रोथ बढ़ जाती थी, फिर उसको जो हमारी मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज हैं वहां ले जाया जाता था. केमिकल ट्रीटमेंट के साथ उसका इंजेक्शन बन जाता था या उसकी टैबलेट बन जाती थी, वॉट एवर दे प्रिपेयर फ्रॉम दैट. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई. ब्रेड के ऊपर मोल्ड होता है ना, ब्रेड मोल्ड्स, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स. तो वहां से इनको बनाया जाता है और दूसरे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके खिलाफ इनको यूज किया जाता है. ठीक है. तो प्रीवियसली ये हम कैसे डिफाइन करते थे? दीज आर द कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये देख लीजिए, डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्ड्स, which are used either to kill other microorganisms or to stop their growth. ठीक है. लेकिन nowadays हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं? दैट द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड होली और पार्टली, या तो पूरी तरह सिंथेटिक होगा या उसका कुछ पोर्शन सिंथेटिक होगा. केमिकल सिंथेसिस, होली और पार्टली, बाय केमिकल सिंथेसिस, एंड इन लो कंसेंट्रेशंस इट इनहिबिट्स द ग्रोथ. और वो जो मेडिसिन हमने बनाई जिसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, वो लो कंसेंट्रेशन में या तो उसकी ग्रोथ को अरेस्ट कर लेगा, रोक देगा, या फिर उसको खत्म कर देगा. तो बेसिकली बना तो हम सिस्टम वही है, लेकिन अभी हमारे पास सिंथेटिक चीजें आ गई हैं जो केमिकल कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं, जिनको हम हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया, फ्रेंडली फंजाई एंड फ्रेंडली मोल्ड्स. ठीक है, दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्रेंडली भी हैं और हमारे एनिमीज भी हैं. हमारी बॉडी के अंदर मिलियन ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसाइड करते हैं. उतने चाहे बाहर भी नहीं होंगे जितनी हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया,
देखो अगर मिल्क के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं होते तो मिल्क से कभी भी कर्ड नहीं बनता। हमारे डाइजेशन के लिए दीज बैक्टीरियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंडली बैक्टीरियाज उनको हम यूज करते हैं, दे आर यूज्ड इन आवर बॉडी। सो एंटीबायोटिक्स, अब आप जो रिसेंट हमारे पास इसकी डेफिनेशन है आप उसी को बोलेंगे। द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड होली और पार्टली बाय केमिकल सिंथेसिस which in low concentrations inhibit the growth or kill the microorganisms responsible for diseases। ये मेन है, जिसकी वजह से डिजीज होती है उसको मारने के लिए हम इसको यूज करेंगे। अब आपको सिंपल एग्जांपल आती है, तो कितनी तरह की एंटीबायोटिक्स आप लोग खाते भी होंगे, है ना। एक बहुत सिंपल एमॉक्सिसिलिन, सबने खाई होगी, ऑलमोस्ट एवरी डॉक्टर प्रिस्क्राइब इट, ठीक है। देन पेंसिलिन, yes, it was the first ever antibiotic prepared by Alexander Fleming, yes, एक नंबर का क्वेश्चन। तो ये थी पेंसिलिन। देन सोफ्रामाइसिन, बहुत सारी हैं, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा और भी मैं बताती हूँ, जैसे क्लोरामफेनिकोल, देन एम्पिसिलिन, ओफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सिसिन, ठीक है। तो सिंपल आपसे पूछा जाता है एंटीबायोटिक्स, आप डेफिनेशन लिखेंगे और सर्टेन एग्जांपल्स। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को हम बेसिकली दो तरीकों से क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। एक ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, जो काम करते हैं उस तरीके से, और दूसरा हम देखेंगे रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से जो हमारे पास हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक है बैक्टीरियोसाइडल, दूसरी है बैक्टीरियोस्टैटिक। दीज एंटीबायोटिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल्स लिखूंगी। आपको पता है ये वो एंटीबायोटिक्स हैं विच आर यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टैटिक मतलब अरेस्ट करना, दीज आर यूज्ड टू स्टॉप और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये कौन से हैं? स्पेशली बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोसाइडल आपको पेपर में आता है, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियोसाइडल, देन यू हैव टू राइट देयर नेम। वी आर हैविंग पेंसिलिन, then aminoglycosides, then ofloxacin. These are bactericidal. अब देखो बैक्टीरियोस्टैटिक, erythromycin, then tetracycline, then chloramphenicol। डन। ये डिफरेंसेस भी हो गए और इनकी एग्जांपल्स भी हो गई। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक होंगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक होगी नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब इफेक्टिव अगेंस्ट बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट ये काम करेंगे। इफेक्टिव अगेंस्ट लिमिटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत कम। और दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम,
एग्जाम में पूछा जाता है इनका एग्जाम्पल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, तो दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब उसमें आ जाएंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दोनों तरह के बैक्टीरियाज आ जाएंगे। गॉट इट? ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव भी। अब देखो इनकी एग्जांपल्स। नाउ एग्जांपल्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की एग्जांपल लिखिए। पेनिसिलिन, this is very important antibiotic. Then cephalexin, another is cephalexin. Then macrolides, then vancomycin, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर वी आर हैविंग टेट्रासाइक्लिन, बोरम, फेनिकॉल, then ofloxacin and chloromycetin. तो इस तरीके से आप एंटीबायोटिक्स को डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। तो दो तरह की रहेंगी, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, और ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस तो ये रहेगी नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, पेनिसिलिन इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। तो आप पता लगा सकते हैं, बस इस जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है इसको प्रॉपरली आप नोट कर लें। अच्छा, अब देखिए एंटीबायोटिक जो होती है जरूरी नहीं कि वो खाने के लिए ही होती है, ठीक है। आइज में डालने के लिए भी एंटीबायोटिक्स होती है। मेरे पास एक है एंटीबायोटिक, आपने पढ़ लिया होगा, सबसे ऊपर लिखा हुआ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, राइट। तो ये ईयर एंड आई ड्रॉप। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स। पेनिसिलिन, it was the first antibiotics by Alexander Fleming in 1929 and it was made from mold, Penicillin notatum. कहाँ यूज होती है? in pneumonia, for the treatment of bronchitis, sore throat, ear, gum, mouth and skin problems. That is why it is broad spectrum. बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होने वाली बीमारियों से ये हमें बचाती है। देन पेनिसिलिन बहुत सारे लोग जो हैं इसके लिए एलर्जिक है, हर किसी को सूट नहीं करती। Many people are allergic to penicillin, so it was modified. और दो नई हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ गई, एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन। बहुत माइल्ड ये एंटीबायोटिक्स रहती हैं। देन क्लोरोफेनिकॉल, it is used for the treatment of typhoid, dysenteries, acute fever, urinary infections, meningitis, pneumonia, right? Then streptomycin, it is used for the treatment of tuberculosis. इसके बाद है सल्फर ड्रग्स, मतलब जिनमें सल्फर रहता है। बहुत सारे लोग इसके लिए भी एलर्जिक होते हैं और आपने पहले भी इसको सुना, एंटीमाइक्रोबियल्स के अंदर दीज आर एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स सच एज सल्फापिरिडीन, सल्फाडायाजीन, सल्फाथायाजोल और भी बहुत सारी सल्फर ड्रग्स। तो these were various examples of important antibiotics. एंटीबायोटिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी को बुखार हो गया तो टेम्परेचर इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज। बुखार आना कोई बीमारी नहीं होती, दैट इज जस्ट एन इंडिकेशन। आपकी बॉडी बताती है दैट देयर इज सर्टेन इन्फेक्शन इनसाइड योर बॉडी। चाहे वो यूरिनरी ट्रैक में हो, चाहे वो इन्फेक्शन पेट में हो, चाहे गले में हो, चाहे कान में हो, वो टेम्परेचर क्रिएट करेगी, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन मीन्स कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज इन्वेडेड योर बॉडी। तो उसको रिकवर करने का तरीका यही है, प्रॉपर टेस्ट करवाया जाए,
कि किस वजह से इन्फेक्शन है और उसको खत्म किया जाए, जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो इन्फेक्शन हुई और उस इन्फेक्शन की वजह से हमें टेम्परेचर आया या बुखार आया। तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली ये आपकी बॉडी को बूस्ट अप करती है, जो भी इन्फेक्शन होगी उसको बिल्कुल रूट से खत्म कर देगी, जड़ से खत्म कर देगी और आप ठीक हो जाते हो। अदरवाइज कुछ लोग क्या करते हैं, बुखार आया पैरासीटामोल खा लो, दैट्स ओके, बुखार उतर गया अगले दिन फिर से बुखार आया, ओके पैरासीटामोल खा लो, इट्स ओके। मतलब दे विल नॉट ट्राई टू फाइंड द रीजन कि क्यों ऐसा हो रहा है। इमीडिएटली आपको अपने ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, टीएलसी डीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी एंड डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स होते हैं डब्ल्यूबीसीज। अगर आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसीज का काउंट नॉर्मल रेंज से ज्यादा है तो आप समझ लीजिए आपकी बॉडी के जो फाइटर सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, उन्होंने खुद को मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि बॉडी के अंदर एक जो हमारा एनिमी है वो आ चुका है और उसको मारने के लिए हमें काफी सारी आर्मी चाहिए। तो टीएलसी और डीएलसी ये दोनों ही काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये हमें बताता है कि इन्फेक्शन है, बॉडी उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो जो हम केमिकल बाहर से लेंगे दैट विल ऑल्सो एनहांस फॉर द रिकवरी ऑफ एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। अब बात करते हैं एंटीहिस्टामाइंस की। नाउ नेक्स्ट इज एंटीहिस्टामाइंस। देखो एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स को हम एंटी एलर्जिक भी बोलते हैं, दीज आर एंटी एलर्जिक ड्रग्स। तो बेसिकली एंटी टू हिस्टामाइन, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप इतना जान चुके हो, वेन एवर देयर इज सिक्रीशन ऑफ हिस्टामाइन इन आवर बॉडी दैट विल लीड टू एलर्जिक रिएक्शन, चाहे स्किन रैशेज, चाहे वाटरी आईज, चाहे इचिंग, स्क्रॉचिंग, कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से हिस्टामिन इट इज द मेन कल्प्रेट, इट इज द मेन केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। तो हमें वो केमिकल चाहिए जो इसकी प्रोडक्शन को रोक दे। तो दोज आर कॉल्ड एंटीहिस्टामाइंस। सो दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच डिमिनिश, खत्म कर देते हैं, और abolish the main action of histamine released in the body and hence prevent the allergic reactions. कौन कौन सी allergic reactions? Skin rashes, sneezing, watery eyes, nasal discharge, asthma, itching of eyes, nose, throat, जितनी भी तरह की एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। कई बार सीजन चेंज होता है, पोलन ग्रेन्स उड़ते हैं तो उसकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है। समटाइम्स कुछ पीपल ऐसे हैं जिनको डस्ट से एलर्जी है, एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। तो वो मेडिसिन जिनको हम किसी भी टाइप की एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए, सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज एंटीहिस्टामाइंस। तो बेसिकली हमारे पास ब्रोमफेनारामिन एंड टरफेनाडिन, इसको सेल्डेन भी बोलते हैं, ये दो सॉल्ट जो हैं, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक देखा था कि केमिकल आया और उसने इस हिस्टामाइन को या जो भी केमिकल बॉडी के अंदर ऑलरेडी था उसको अपने रिसेप्टर पे जाने से रोक दिया। यस, ये कौन थे? एंटेगनिस्ट, राइट? एंटेगनिस्ट ड्रग्स, वो जो हमारे पास बॉडी के अंदर प्रेजेंट केमिकल कंपाउंड है, केमिकल मैसेंजर है, उसकी एक्टिविटी को रोकने का यही तरीका है, उसकी जगह ये खुद इंटरफेयर करेंगे। तो ये दोनों ही हमारे पास जो सॉल्ट हैं, दे इंटरफेयर विद हिस्टामाइन फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर। उसके जैसे दिखते हैं, हिस्टामाइन अगर जुड़ जाएगा तो एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी, वो मैसेज जो रिसेप्टर के थ्रू जाएगा दैट विल लीड टू एलर्जिक रिएक्शन। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रोमफेनारामिन और टरफेनाडिन, इन दोनों में से कोई भी हम भेज देते हैं, इट विल इंटरफेयर, कंपीट, और हिस्टामाइन रिसेप्टर से जुड़ेगा नहीं और एलर्जिक रिएक्शन रुक जाएगी। इसके अलावा कुछ और एंटाहिस्टामिन ड्रग्स हैं, मार्केट के नेम भी मैंने लिखे हैं। बेनेड्रिल सबने देखी होगी, ये पीने का सिरप आता है और इसके अंदर रहता है डाइफिनाइल हाइड्रामिन, देन फिनेरामिन मैलिएट, एविल, मैंने आपको बताया था ना पहले भी, सिट्राजिन, एविल, इट इज द मोस्ट कॉमन एंटी एलर्जिक अवेलेबल इन मार्केट। देन क्लोरफिनेरामिन, जीट, ये इस नाम से मार्केट में अवेलेबल है। देन प्रोमेथाजिन, इसके बाद ट्राइप्रोलिडीन, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिडिल। देन एंटाजोलिन,
देन डाइमिथाइनिडीन, देन सिट्रिजिन, इसके बाद फेक्सोफेनाडिन. दिस इज द ओनली मेडिसिन विच इज नॉन ड्राउजी. इसको लेने से ड्राउजीनेस नहीं आती, हम लोग बिल्कुल ऐसे पैसिव नहीं हो जाते. अदरवाइज आप में से बहुत से लोग सिट्रिजिन खाते होंगे और सिट्रिजिन खा के नेक्स्ट 24 आवर्स तक आपको कभी भी नींद आती रहेगी. बॉडी के अंदर वो उतनी पावर नहीं रहती है. इट लीड्स टू समहाउ सेडेटिव टाइप. तो स्लीपी स्लीपी रहता है, ड्राउजीनेस रहती है, हम सुस्त हो जाते हैं. तो आई एम हैविंग सर्टेन सैंपल्स. सो इसको तो आप अच्छे से जानते हो. यस, दिस इज सिट्रिजिन. एक इस फॉर्म में आती है ना, ये राइट. और दूसरा हमारे पास ये ऐसी भी आती है, राउंड वाली पैकिंग में भी आती है. नाउ लेट मी, ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज सिट्रिजिन टैबलेट्स. इसके अलावा मैंने लास्ट में आपको बताया एक सॉल्ट, दैट इज फेक्सोफेनाडिन. ये रहा एलेक्ट्रा एंड यस, इस पे लिखा है दिस इज नॉन ड्राउजी. तो जिस तरीके से मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको रिकमेंड करता है, हमें उसी तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए. किसी भी तरह की एलर्जी हो जाए तो चुपचाप सिट्रिजिन नहीं खा लेनी. डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट don't take any medicine without the consent of medical practitioner. Now the last is anesthetics. Now the last chemical in medicines and healthcare is anesthetics. ये एक थोड़ी सी नई टर्म है. देखो, जब भी किसी का ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, सर्जरी से पहले उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है इधर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आप अपनी अपनी बैक पे हाथ लगा के चेक कीजिए, आप डिप्रेशंस देख सकते हो. आप उसके आपकी स्पाइनल कॉर्ड के बीड्स, मनके, उनको गिन सकते हो. स्पाइनल कॉर्ड आपके नर्वस सिस्टम को सेव करती है. उसके नीचे नर्व्स हैं, नर्व्स का पूरा जाल है उसकी प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, तो नर्व, कौन सी नर्व्स कहाँ जा रही हैं, वो आप इन जो हमारे बीट्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड के मनके हैं, डॉक्टर्स उनको काउंट करके पता करते हैं. उनको पता है कितने नंबर की. आपने सुना होगा जब कभी स्पाइनल कॉर्ड का कईयों का MRI या एक्सरे निकलता है, L1, L2, L9, L11 काउंट करके लिखा होता है कि गैप किसके बीच में है, कहाँ पे प्रॉब्लम है. तो इंजेक्शन वहां दिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करके नर्व्स के अंदर. तो उस नर्व से जो कनेक्शन जा रहा है, वहां से जो भी मेडिसिन आप भेज रहे हो, सिस्टम वही है केमिकल रिसेप्टर का और केमिकल मैसेंजर का. मैसेज उसी तरीके से पास होगा. तो इंजेक्शन लगता है, उसके बाद सर्जरी होती है. चाहे वो नॉर्मल सर्जरी हो, चाहे वो पेट की सर्जरी हो, चाहे वो हाथ की सर्जरी हो, चाहे वो सिजेरियन हो, तो सभी की ठीक तरह ये मेथड जो है एनेस्थीसिया देने का वो सेम रहता है. तो एनेस्थीसिया के लिए हर कोई डॉक्टर ऑथराइज नहीं होता. स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं जो एनेस्थीसिया देते हैं. हर हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो बुलाते हैं स्पेशली जिस दिन उनका ऑपरेशन डे होता है. तो एनेस्थेटिक्स, these are the chemical substances which produce general or local insensibility to pains and other sensations. सेंसेशन नहीं होनी चाहिए, ना पेन की और अदर सेंसेशंस. ऑपरेट के लिए ही ज्यादा हम इसको यूज करते हैं. तो दो तरीके हैं. Nowadays local anesthesia is in full on work. लोकल का मतलब, लोकल means specific part of body, specific part of body. And I used one more term, general. ठीक है, general means whole body. अब आप समझ गए. हम वो केमिकल अगर यूज करते हैं, कुछ केमिकल ऐसे हैं जिनसे हम पूरी तरह बेहोश हो जाते हैं, पूरी की पूरी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती. एनेस्थीसिया दिया, फुल बॉडी जो है वो पैसिव हो गई. लोकल
लोकल का मतलब इंजेक्शन लगाया, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा और उसके बाद आप बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू द डॉक्टर और आपके पेट का ऑपरेशन हो रहा है, आपकी इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन साथ साथ चला हुआ है। इवन नाउ अडेज सिजेरियन के लिए जो मदर है वो बातें करते जा रही है डॉक्टर से, डॉक्टर उसका सिजेरियन कर देते हैं। आपने यूट्यूब पे नंबर ऑफ वीडियोस देखे होंगे कि सिजेरियन कैसे होता है, सी कट ऑपरेशन कैसे होता है और कैसे वो पेट को कट लगाते हैं और जो पेशेंट है वो पूरी सेंस में है। जब लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, पेशेंट इज इन सेंस, पेशेंट सेंस में होता है, लेकिन जब जर्नल होगा ही और शी विल नॉट बी इन इट्स सेंसेस, ही और शी विल बी अनकॉन्शियस, बेहोश होगा। तो दो तरह के हो गए एग्जांपल्स, लोकल एनेस्थेटिक्स एंड जर्नल। लोकल के अंदर सारे के सारे हैं कोकेन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कोकेन आप जानते हो, कोकेन, नोवोकेन, देन प्राइलोकेन हाइड्रोक्लोराइड, इसी के सारे डेरिवेटिव्स हैं। प्राइलोकेन हाइड्रोक्लोराइड एंड एपिनेफ्रिन का कॉम्बिनेशन एंड लाइडोकेन एंड एपिनेफ्रिन का कॉम्बिनेशन। तो ये है लोकल एनेस्थेटिक्स। जर्नल मतलब होल बॉडी, फिल्मों में देखा है क्लोरोफॉर्म लगाया बंदा बेहोश, तो बहुत समय तक क्लोरोफॉर्म देके पूरी तरह बेहोश कर देते थे, तब ऑपरेट करते थे। बट नाउ ट्रेंड्स आर टोटली चेंज्ड, रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं और लोकल एनेस्थीसिया इज इन ट्रेंड। तो उसके लिए सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड इज क्लोरोफॉर्म, देन डाइइथाइल एंड विनाइल ईथर्स, देन डेस्फ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन। और इन तीनों को, तीनों ही एक के ही डेरिवेटिव्स हैं, these are often combined with, these three, these are often combined with nitrous oxide. These are combined with nitrous oxides. So these were anesthetics and it was all about various chemicals in medicine and healthcare. So मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन अपने घर के अंदर ढूंढिए वो सारी की सारी दवाइयाँ जो आपके पेरेंट्स, दीदी, भैया, भाभी जो भी लेते हैं, कौन सी मेडिसिन है, उसका ट्रेड नेम क्या है और उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, मेक अ लिस्ट। कौन से सिरप्स आपके घर में प्रेजेंट है, कौन सा एंटासिड यूज होता है, मेक अ लिस्ट। एक होम असाइनमेंट। एंड सेकेंड होम असाइनमेंट इज विच मेडिसिन आर बैंड इन इंडिया। वो कौन सी मेडिसिन हैं जो इंडिया के अंदर बैंड है, आपने इसका लिस्ट बनाना है। मिनिमम 20 मेडिसिन शुड बी इन योर लिस्ट। बाकी तो आप 100 लिख लो, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है जस्ट 20 मेडिसिन। तो ये होम असाइनमेंट मैं ग्रुप में नहीं लिखूंगी, मैंने आपको वीडियो में बता दिया। अब देखती हूँ कौन कौन बच्चे मुझे ये लिख के वापस भेजते हैं।